नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश के 21 राज्यों में सरकार, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस उपलब्धि और विस्तार के लिए बिहार के एक 45 साल के युवा चेहरे को कमान देकर देश और दुनिया में बदलाव का बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया। यह चेहरा संगठन नहीं बल्कि सोच और शैली दोनों को नई दिशा देते हैं। जमीनी मजबूत पकड़, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि और ऊर्जा से भरी हुई नेतृत्व क्षमता, जिसने उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक अलग पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आप उनके बॉस हैं और बॉस का जो आदेश होगा पार्टी उसे पूरी तरह से फॉलो करेगी, यह खुद पीएम की ओर से कहा जाता रहा। आपके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार में सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को मिली और अब बंगाल में कमल खिलाने की बड़ी तैयारी है। एबीपी न्यूज पर स्वागत है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन का। दिसंबर 14 को पिछले साल आपको बीजेपी की कमान मिली और उसके बाद ये अब तक किसी न्यूज चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। तो इस बेहद खास इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बिल्कुल युवा जोश से भरपूर मैं देख रही हूँ। कोलकाता में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, हर जगह आपका चुनाव प्रचार चल रहा है। जोश के साथ ममता बनर्जी को आप ललकार रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव बंगाल की जनता लड़ रही है और जिस प्रकार से टीएमसी के व्यवहार रहे हैं और जनता जिस प्रकार से त्रस्त रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है वो आज हर जनता के जुबान पे है। और मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास है और जो संबंध है बंगाल के लोगों से, मैं मानता हूं कि वो सब कुछ एक साथ इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। और टीएमसी जिस प्रकार से इस राज्य की जनता के साथ व्यवहार किया, यहाँ के लोगों को हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अराजकतावादी सरकार, ऐसी महिलाओं के प्रति जो असुरक्षा का भाव बड़े पैमाने पर महिलाओं के बीच में है, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की असुरक्षा का विषय, निश्चित रूप से ऐसे सारे सवाल हैं जो जनता के बीच में स्पष्ट रूप से उनके मन में बस गए हैं। अब इन सवाल का जवाब, जो भय का वातावरण ममता दीदी का था, अब वो भय से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण के साथ जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की जड़ें यहाँ पर बहुत मजबूत है। आपको लग रहा है कि उनके किले को आप लोग यहाँ पर हिला पाएंगे? जिस प्रकार से जिलों में जाने के बाद जो वातावरण है, लोग सामने से निकल के आकर आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार भाजपा आएगी। मैं ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, पोल्टोनो दोरकार, वो नारा आम जनमानस का नारा बन गया है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में अब न सही बो बदल के रही बो, ये नारा छत्तीसगढ़ के घर घर में पहुंच चुका था। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया तो कहीं ना कहीं आज जब हम रोड शो करते हैं, जब सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग की आवाज़ आ रही है पोल्टोनो दोरकार, चाहे बीजेपी सरकार, ये आवाज़ आम जनमानस का आवाज़ है। अब इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ममता दीदी के जितने भी गुंडे हैं उस आवाज़ से अब दब रहे हैं। आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के गुंडे इस बार डरे हुए हैं? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी उल्टा आप लोगों पे पलटवार करती हैं। हालांकि उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, जिसमें मन से वो सबको टाटा बाय बाय कहते हुए कि फिर मिलेंगे अगर तृणमूल का फूल खिलेगा। तो ममता बनर्जी थोड़ा डरी हुई हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा? ममता दीदी ने टाटा बाय बाय जनता ने किया है, अब तो वो मान रही है कि मेरा जाना तय है। ठीक है, क्योंकि उनके भाषणों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और 4 मई को कमल का फूल खिलेगा दीदी, इस बार दम निश्चिंत रहिएगा। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम घटनाओं के पीछे है। संदेश खाली को भी वो लोग आपके ऊपर मरती हैं, तमाम दूसरे मामलों को भी वो कहते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाती है बीजेपी। मैं ये मानता हूं कि अगर महिलाओं का अपमान होगा, महिलाओं का शोषण होगा, तो निश्चित रूप से भाजपा 100% सड़कों पे होगी। हाँ, कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है इस बार बीजेपी? आप देखिए, पूरे राज्य में डेवलपमेंट अपने आप में सबसे पीछे है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अड्डाबाजी यहाँ से, जो क्लब थे, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खेल, यहाँ के कला को आगे ले जाने वाले, वो हफ्ता वसूली का केंद्र बन गया।
वहाँ से इनके भतीजे भाईपो कट निकलता है, गरीब को 1500 रुपया मिलता है और उससे पहले उसको वसूली होती है। ये इसी पश्चिम बंगाल में है कि गरीब के खाते में प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाता लाया जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लाया कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचता है, पर ममता दीदी की सरकार में ऐसा नहीं है। उनको भाईपो कट देना पड़ता है, मकान बनाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये जो गुंडा वसूली और जो हफ्ता वसूली और अड्डे पे से जो वसूली चल रही है, ये क्या पश्चिम बंगाल की संस्कृति थी? लेकिन एसआईआर को क्या उन्होंने बड़ा मुद्दा नहीं बना लिया है पश्चिम बंगाल में? देखिए, हम बहुत स्पष्ट है इस मुद्दे पे कि जो यहाँ के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोगों का हक हम उनको देंगे। हम बाहर के बांग्लादेशियों का हक देने के लिए नहीं बैठे हैं। ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बनी थी, पर आज वो नहीं दिख रहा है। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास तो हुआ नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ के जमीन पे आके जरूर बसे, और अगर नाम आज डिलीट हो रहा है तो डिलीट होगा, डिपोर्ट होगा और डिपार्ट होगा, ये अब निश्चिंत रहिए। जो नाम डिलीट हुए हैं, क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? मतलब ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठाती हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के वोटर जो वोट डालते हैं उन्हीं के नाम कटे हुए हैं। आप लोग बड़े निश्चिंत नजर आते हैं, और आप लोगों की ये जो मुस्कुराहट और निश्चिंतता है, यही ममता बनर्जी का सरदर्द बढ़ा देती है। दीदी को सरदर्द तो जनता में जब आप काम नहीं करेंगे तो सरदर्द होगा, जनता को आप तस करेंगे तो सरदर्द होगा। लेकिन एसआईआर तो बिहार में भी हुआ ना, वहां भी नाम कटे। जिनका माइग्रेशन हो गया है, जिनका डेथ हो गया है, निश्चित रूप से वो नाम कटने चाहिए। हम लोगों ने कहा है तो मचाया। जो वोट की चोरी का आरोप लगा के घूम रहे थे बिहार के सड़कों पर, जनता ने जवाब दिया ना उनको भी। कहीं नजर आए क्या उसके बाद वो शब्द का प्रयोग करते हुए नजर नहीं आए। आप निश्चिंत रहिए, 4 मई के बाद दीदी भी उस एसआईआर नहीं बोलेंगी। लेकिन अध्यक्ष जी, अब जरा ये बताइए, आप लोगों के सामने चुनौतियां बड़ी खड़ी हो गई हैं। हम सब ने देखा महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ सदन के भीतर। उसके बाद विपक्षी दलों की ओर से जश्न मनाया गया कि हमने सरकार को घुटनों पर ला दिया है। देखिए मोदी सरकार की कितनी बड़ी हार करवा दी। देखिए, मुझे लगता है कि ये भाजपा को अंगणित में भले हराने का, उन्होंने इस देश के माता बहनों को हराने का काम किया, उनको पीछे ले जाने का काम किया। अगर हम सोचते हैं कि नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम 2029 में ही महिलाओं को आरक्षण देकर उनका अधिकार, उनका हिस्सेदारी दे, इसमें वो पीछे क्यों है, ये बात का जवाब उन्होंने नहीं दे पाए। मैं ये मानता हूँ कि उनके सामने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का मतलब होता है राबड़ी देवी, प्रियंका जी, डिम्पल यादव जी, ऐसे ऐसे लोग जो बड़े शागिर्द हो सकते हैं, बड़े नेताओं के परिवार के हो सकते हैं। लेकिन जो सामान्य महिलाएं हैं, जो राजनीति में संघर्ष कर राजनीति में एक मुखिया से लेकर एक जिला परिषद से लेकर जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में बड़े पैमाने पर महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, अब वो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अधिकार के साथ आगे आना चाहती, पंचायत से वो पार्लियामेंट तक जाना चाहती थी। बिल्कुल। लेकिन आज उस रथ को रोकने का काम किसी ने किया, तो ये कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के लोगों ने किया, एसपी के लोगों ने किया। वो लोग कह रहे हैं परिसीमन की आड़ में आप लोग महिला आरक्षण मैं तो पूछता हूँ, बड़ा ये बात लगातार आ रहा है और कई बार डिबेट में, ये परिसीमन आयोग जो बना, इसकी जो बनने के जो मापदंड है, काम करने की जो कार्य प्रणाली होगी, ये किस समय बना? ये तो उन्हीं के सरकार में बना है, उन्होंने ही इसके कानून के सारे दायरे बनाए हैं, उसके सारी नियमें बनाई हैं। क्या अपने ही बनाए हुए कानून पे, अपने ही बनाए हुए समय पे, चीज़ों पे उनको भरोसा नहीं है? और उसी परिसीमन आयोग के सिफारिशों को वर्कआउट करके कार्यक्रमों को आपने पहले भी परिसीमन कराया है, उस समय तो आपको बेचैनी नहीं हुई। आज उसी परिसीमन आयोग को आप कह रहे कि रोकने का, क्यों रोकना? आपको ये लगता है कि आपको फिर से सत्ता मिलेगी तब आप परिसीमन आयोग पर के चीज़ों को मानेंगे? तो इसीलिए गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि 29 में भी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। ये निश्चिंत रहिए, वो इसमें मुगालते में है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब परिसीमन कराएंगे। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि 29 में भी नहीं है, 34 में भी नहीं है। अब बट ऑब्वियस है कि जब इस आत्मविश्वास को विपक्ष देखेगा तो उसको लगेगा कि कहां से आता है। वो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक नक्शा आप लोग बदल देना चाहते हैं परिसीमन के जरिए, और बीजेपी ऐसी व्यवस्था करना चाहती है कि भाई हमेशा हमारा ही प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पर बैठा रहे। 2 उदाहरण देता हूं। परिसीमन उनके समय में भी हुआ, उन्होंने भी कराया। हम परिसीमन अगर आसाम में हुआ तो जम्मू कश्मीर में हुआ, हम कहाँ चुनाव जीते? तो ये मेरा मानना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये राहुल गांधी जी का कुनबा हो,
ये डिलिमिटेशन की आड़ में महिला आरक्षण रोकने का काम कर रहा था। महिलाओं को जो अधिकार 2029 में हम देना चाहते थे उसको लंबे समय तक आगे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मैं युवा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूं और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब जो संकल्प किया है उसको पूरा किया है। चाहे वो आप इतिहास देख लीजिए, पिछले 12 वर्षों में हम लोगों ने जितने कमिटमेंट किए जनता के साथ उन कमिटमेंट को पूरा किया है। नारी वंदन अधिनियम भी हम पूरी तरह से महिलाओं को उसका जो आरक्षण का विषय है उनको निश्चित रूप से दिलाएंगे। उसके आरक्षण में मुद्दा बनेगा ये महिलाओं मुद्दा, का। अरे हर जगह उठा रहे हैं आप। जिस राज्य का मुख्यमंत्री महिला हो वो महिलाओं के हिस्सेदारी के लिए वकालत नहीं कर सका, वो उसके विरोध में खड़ा हो गया। केवल नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति से ये ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। कुछ अच्छे चीजों में साथ देते तो जनता भी आपके साथ खड़ी हो जाती। तो अब ये ठंडे बस्ते में चला गया ना। अब महिलाएं 2034 में ही लोकसभा में 33% हिस्सेदारी प्राप्त कर पाएंगी या कोई बीच का रास्ता निकालेगी बीजेपी? राजनीति में कभी कोई असंभव और कोई अंत नहीं होता है। देखिए, हम लोग आने वाले समय में भी इसके लिए हमेशा प्रयास रहे, लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है और उनकी भी मंशा स्पष्ट हो गई, ये तो निश्चित रूप से ये सामने आ गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से भी बहुत निशाना साधा जा रहा है आप लोगों के ऊपर। कह रहे हैं युवा अध्यक्ष बना लें या फिर यहां पर महिला आरक्षण बिल के जरिए लोगों को भ्रमित करने का काम करें, लेकिन पीडीए तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, हम लोगों ने हर गरीब के घर तक योजना को, अन्न योजना से लेकर आयुष्मान से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक, हमने गरीब के चेहरा देखकर, उसके जात और धर्म को देखकर काम नहीं किया है। तो ये जो हमेशा बांटो और राज करो की राजनीति लंबे समय तक मुलायम से लेकर लालू तक किए, वो राजनीति अब इतर हो गई। अब उत्तर प्रदेश विकास के साथ जा रहा है, वो विकास जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी है, हर व्यक्ति के घर की खुशहाली है। और ये जो पीडीए और ये जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये खेल भी उनका एक बार, कभी कहते हैं ना काट का हरिया एक बार चढ़ता है, हर दिन नहीं चढ़ता है। वो खेल उन्होंने बहुत उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किया बहुत बार। इस बार ये खेल अब नहीं चलने वाला है। बंगाल के बाद सबसे बड़ी लड़ाई आपकी यूपी की ही होने वाली है। दिल्ली वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है, इसलिए बहुत ताकत लगानी होगी वहां पर। मैंने तो प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा कि गंगा नदी अब बह के निकल रही है। अब बंगाल से टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में समाप्त होते ही निश्चित रहिए उत्तर प्रदेश भी गंगा जमुना की तहजीब वाला राज्य है। निश्चित रूप से वहां भी कमल ही खिलेगा, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपको लग रहा है कि हैट्रिक लगाएगी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी? निश्चित रूप से उसके लिए भी पूरी तैयारी है। यहां से चुनावी दौर खत्म होने के बाद फिर मतलब अगले महीने से ही लग जाना है। मैं आपको एक चीज हमेशा बताऊंगा, बीजेपी का कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है। हम 24/7 काम करते हैं। हम चुनाव के लिए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है कि चुनाव आता है तो राज्य की चिंता, राज्य के बारे में भाषण देना। हम फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, हमारी कार्यकर्ता भी फुल टाइम वर्कर है। तो इसलिए हमारी निश्चिंतता इसीलिए रहती है क्योंकि हम अपने राज्य के, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ जाती हूं उस इमोशंस पर। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की, आपका ये पहला इंटरव्यू हो रहा है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि पहली बार नितिन नवीन को जानकारी कब मिली कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है। पार्टी अपने वरिष्ठ सब लोगों के साथ आपस में चर्चा करती है। उस दिन 14 दिसंबर को मेरे क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम था और चुनाव के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं के पूरा माहौल कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव मनाने का था। उस उत्सव के वातावरण में मुझे संदेश मिलता है तो स्वाभाविक रूप से 14 दिसंबर को ही, जिस दिन आपका कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ऐलान होता है, सुबह तक आपको पता नहीं थी ये बात है। पार्टी के नेता अपने तरीके से विचार करते हैं, सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और जब चर्चा कंप्लीट होती है, जब निर्णय की प्रक्रिया पूरी होती है, तभी उसका संदेश दिया जाता है। आपको कब पता चला? आज तो बता दीजिए, सबको ये जानकारी चाहिए कि नितिन नवीन जी को कब पता चला कि वो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आपके सामने जो कहा वो बात सही है। 14 दिसंबर को ही दिन को 2 बज रहे थे, जब मैं कार्यक्रम में खुद शिरकत कर रहा था, उसी समय मुझे संदेश आया।
ये क्या बिल्कुल सच बात है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने की जानकारी आपको 14 तारीख को ही मिली, उसके पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था? चित्रा जी, इतना तो जरूर विश्वास कीजिए कि मैं आपके सामने अगर ऑन एयर बोल रहा हूं तो 100% ये बात। देखिए, हम लोग स्वाभाविक रूप से पार्टी के निर्णय होते हैं और हम लोग को निर्णय या किसी भी तरह से जो निर्णय अवगत कराने के समय होते हैं, कोई उसके पहले रिहर्सल होता है या उसके पहले अब चुनाव कोई होता तो होता भाई कि टिकट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। हाँ। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर पे होती है और मेरा ये मानना कि मेरे लिए तो वो दिन अलग था, मैं तो उत्सव के वातावरण में। फोन किसका आया था दिल्ली से और क्या कहा गया? क्योंकि देखिए, अभी आज आप जो बोलने वाले हैं ये हर अखबार की सुर्खियां बनेंगी, न जाने कितने न्यूज़ चैनल के हेडलाइन बनेंगे, तो पहला फ़ोन किसने घुमाया था आपके लिए? देखिए, हमारे सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं। ऑब्वियसली इन नेताओं का ही संदेश हमको आएगा। हाँ। और इन्हीं के संदेश के आधार पे, इन्हीं के विचार के बाद, उपरांत के बाद अब अध्यक्ष जी ने गोलमोल घुमा दिया। मैंने पूछा पहला फोन किसका आया, तो तीनों नेताओं का एकदम बराबरी पर, कहीं किसी का कम ना हो जाए, तीनों का बराबरी पर नाम लेना है। ऑब्वियस बात है, पहला संदेश तो प्रधानमंत्री जी का ही आता है। प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया, आपको बधाई दी? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने कई चीज़ों को उन्होंने काम करते देखा है और कई कार्यकर्ताओं को देखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा जी के साथ लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया है, तो मेरा मानना है कि, और गृह मंत्री जी ने मुझे चुनाव के लिए कई बार कई राज्यों में काम दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व के अपने राजनाथ जी, मुझे राजनीति में शुरुआत के समय में उन्होंने काफ़ी देखा है। तो मैं मानता हूं कि इन नेताओं के विचार विमर्श के बाद जो निकला होगा, ऑब्वियसली उसी का जानकारी। संगठन और सरकार दोनों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आपके एज ग्रुप में यकीनन आप ही उसमें उस फ्रेम में सबसे फिट बैठ रहे थे, जिसको दोनों का ही शानदार अनुभव रहा हो। तो पीएम ने फोन घुमाया, फिर आपको किस रूप में बधाई दी? क्योंकि मंच पर उन्होंने जो कुछ आपको कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप थोड़े संकोचवश पीछे पीछे चल रहे थे, उस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन पीएम ने जब फोन घुमाकर आपको कहा कि आप अब पार्टी का दायित्व संभालिए, क्या शब्द थे? देखिए, एक जिम्मेवारी होती है, एक ऐसा विषय होता है जो कहीं ना कहीं हमारी नेतृत्वकर्ता की हमसे जो अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी का जो पहला ट्वीट था, मैं मानता हूं कि वो काफ़ी है मुझे मेरे बारे में उनके असेसमेंट को लेकर और भविष्य में मेरे से जो उनको उम्मीद है, उस रोड मैप पर क्या उनकी उम्मीद है, वो दोनों चीज़ें उस पहले संदेश में था। मैं मानता हूं कि लोगों के बीच में जो वो संदेश उन्होंने दिया भी, वही संदेश मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी खुद ही कहते हैं कि नितिन नवीन जी अब हमारे बॉस हैं और वो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बॉस होंगे। तो वो तस्वीरें भी हमने देखी थी और खूब उस पे हमने देखा, सोशल मीडिया पर भी खूब वो तस्वीरें चली थी कि बीजेपी के नए बॉस, ये कहते हुए हमने कार्यक्रम बनाया था। अब बीजेपी के आप ये जो नए नवेले 45-46 साल के नए बॉस हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को फोन लगा के भी पूछते होंगे, क्योंकि 16 राज्यों में तो आपके सीएम हैं, कामकाज कैसा चल रहा है, मुझे रिपोर्ट कार्ड भेजता रहा करो। किसी को डांट भी पड़ती है अध्यक्ष जी से कि यहाँ पर काम खराब कर दिया, यहाँ पर अच्छा किया? तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छे शब्दों में भी कड़े संदेश भेजे जाते हैं। अच्छा। तो मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी सब सक्षम हैं, काम भी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग, लेकिन उनके साथ डे टू डे की वर्किंग में मॉनिटरिंग करना, एक टीम स्पिरिट में काम करना। और मैं हमेशा मानता हूँ कोई व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, उसकी टीम हमेशा बड़ी होती है। तो मैं मानता हूँ कि चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, मेरी टीम हो, या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या हमारी पूरी टीम, ये अपने आप में एक टीम है जिसमें एक दूसरे की कमी को निकालने के बजाय एक दूसरे की कमियों को पूरा करने का काम अध्यक्ष। कभी किसी बड़े नेता को डांट अध्यक्ष जी ने पिलाई है या फिर नहीं? मतलब संकोच में ही कि नहीं अभी तो मैं थोड़ा यंग हूँ, जल्दी हो जाएगा, अभी कुछ कहना? वो मेरे आने वाले समय में मेरे कार्यशैली से आप देख पाएंगे, मेरे शब्दों से आप नहीं देख पाएंगे। शब्दों से अभी कुछ नहीं बोलते हैं आप। सबको इंतजार है, नितिन नवीन अपनी टीम कब बनाने वाले हैं? ऑलरेडी कई राज्यों में मेरे दौरे हुए हैं, 5 चुनावी राज्यों के काम भी अलग थे और इसके अलावा भी संगठन के दृष्टि से कई राज्यों में जाना आना हुआ है। अब उन राज्यों के साथ थोड़ा वर्किंग संबंध और थोड़ा चीज़ों को, स्ट्रक्चर को समझते हुए अब वो समय बहुत जल्द है कि हम अपनी टीम और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम होगी वो बहुत जल्द आप लोग के बीच में। तो मतलब मई के महीने में बनेगी या थोड़ा और इंतजार करना होगा? मुझे लग रहा है आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, 4 मई को रिजल्ट आए, उसके बाद फिर टीम की तरफ ध्यान दिया जाए। बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होगा।
और यूपी का क्या है, वहां से भी सभी की निगाह, क्योंकि वहां पर तो इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और बहुत टफ भी है इस बार का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का। आपके शब्दों में टफ है, हमारे शब्दों में ये है कि हम पूरी आश्वस्त होकर जनता के बीच में हैं, क्योंकि जनता के साथ हम रहे हैं और हमारे लिए तो चुनाव एक उत्सव होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है। अखिलेश जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, अपनी टीम बना ली है युवाओं की। सोशल मीडिया देखिए वो किस तरह से छोटी छोटी बातों पर आप लोगों पर हमला करते रहते हैं। आप लोगों को डर नहीं है अखिलेश यादव से? लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर लाने पर मजबूर कर दिया था। लोकसभा चुनाव में जो कमियां रहीं उस पर हम लोगों ने वर्कआउट भी किया और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है वो भी हम लोग के सामने है। और अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को क्या क्या दिया है जनता जानती है। युवा होने के नाते पहले भी तो राहुल गांधी के साथ लंबे लंबी जो रोड जुलूस निकालते थे, क्या हुआ? फिर निकालेंगे। ये पीडीए, डीपीए, ये सब शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, इससे दिखता है कि उनकी मानसिकता में कितने लोग हैं। कल तक यही लोग टोपी पहनकर कहीं भी चले जाते थे, आजकल टोपी पहनना थोड़ा कम किए हैं। आप लोग भी तो मतलब एकदम टोपी वाले बीजेपी के इतने निशाने पर क्यों रहते हैं? टोपी वाले पसंद नहीं आते हैं क्या? नहीं, टोपी वाले नहीं, ढोंग करने वाले पसंद नहीं आते हैं। टोपी वाले से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो बरसात में के मौसम में टोपी पहनते हैं, उनसे दिक्कत है। टोपी वाले आपको वोट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे बोलते हैं आप लोग इसलिए वोट करते हैं। तलाक के बाद आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए माता बहनों ने वोट दिया कि नहीं दिया। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की कहानी क्या है? कहा जा रहा है नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी को मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ गया। नीतीश जी चाहते थे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने का नेतृत्व करता इतना सक्षम है कि वो अपना निर्णय ले सकता है। नीतीश कुमार हमारे उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लगातार एनडीए के हमारे वरिष्ठ नेता रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन राजनीति के इतिहास में इसके उदाहरण दिए जाएंगे, पहले कभी हुआ था क्या? तो आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक इतनी जुगल जोड़ी, जिसने इतने बड़े निर्णय को आगे लेके गए, उसमें व्यक्ति का निर्णय किधर से हो रहा है इसमें लोग राजनीति खोज रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा निर्णय हुआ, ये सबसे बड़ी काबिल तारीफ की बात है। आप मुझे समय बता पाएंगे, क्योंकि लोगों को इस बात को जानने में बहुत दिलचस्पी है। नीतीश जी ने भी बहुत लंबे समय से इंटरव्यू नहीं दिया है, इसलिए अब उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत मीडिया की नहीं हो पाती है। कब ये फैसला हुआ, नीतीश जी ने कब बीजेपी को कम्युनिकेट किया कि अब बिहार की राजनीति को छोड़कर मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ? नहीं, देखिए, अभी जिस प्रकार से चुनाव के बाद लगातार उन्होंने सभाओं में कहा, तो वह स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि अब उनकी इच्छा है कि वो बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं इस स्थान से भाजपा को और पूरे एनडीए को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं अचानक से आपको थोड़ा दक्षिण भारत लेते आती हूँ। स्टालिन की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग वहां की सीटें घटाना चाहते हैं, लोगों का हक मारना चाहते हैं, हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, परिसीमन के जरिए वहां पर आप लोग मतलब अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है बीजेपी। इसकी क्या है काट? देखिए, सबसे पहले डीएमके पार्टी की ओर से बनाया जा रहा है। डीएमके पूरी तरह से चुनाव हार रही है और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री को यह अंदाजा हो गया और इस अंदाजे में उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा, कोई विषय नहीं बचा। तो अभी उन्होंने खेल शुरू किया, नॉर्थ और साउथ का खेल। लेकिन पिछले 2 दिन के सदन में चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों के सामने चली गई। अब इस पे वो राजनीति रोटी सेककर किसी तरह से अपना डीएमके का कुछ वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और गृह मंत्री जी ने तो व्याप्ते हाउस के फ्लोर पे चैलेंज करते हुए कहा, कहाँ डीएमके का कोई सांसद खड़ा हुआ? क्या हम तैयार हैं, हम इसके इस अनुपात पे भी? उन्होंने कहा कि मैं इसको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं अमेंडमेंट लेके आ रहा हूँ 1 घंटे में। कहा नहीं कोई डीएमके का सांसद खड़ा हुआ सदन के अंदर। काले कपड़े पहनकर विरोध करने गए थे। भैया, तो उस समय खड़ा होता नहीं कि अगर आप ला रहे तो हम आपके साथ हैं। उनको कोई डिलिमिटेशन से मतलब नहीं था, राजनीति रोटी सेकने के लिए वो केवल बाजार बना रहे थे और महिला आरक्षण उनके विरोध का पहला कारण था। ठीक है, अब करोड़ों लोग इस समय आपको देख रहे हैं और उसमें ज्यादातर आबादी युवाओं की है। अब वो जानना चाहते हैं कि बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए।
नितिन नवीन के भीतर वो क्या है कि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जिनको बॉस बोलते होंगे? तो ये बताइए, दर्शकों को क्या मंत्र देना चाहेंगे, खास तौर से जो युवा वर्ग इस समय आपको सुन रहा है? मैं यूथ के लिए हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक जीवन एक क्रिकेट का पिच है। इस पे समय जब आप बिताइएगा तो निश्चित रूप से इसके प्लस माइनस सब कुछ आपको समझ, पिच का नेचर समझ में आने लगेगा। और अगर समय बिता के खेलिएगा तो अच्छे बल्लेबाज के रूप में आप उभरिएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट के राजनीति के पिच पे भी हमारे यूथ को समय बिताना चाहिए, अपने स्टेमिना का टेस्ट करना चाहिए। राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है जिसमें स्पीड का टेस्ट होगा। अगर लंबा चलना है तो निश्चित रूप से समय बिताकर कंसिस्टेंसी के साथ हर पल हर समय कुछ सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इस पहले बेहद शानदार इंटरव्यू के लिए। हर एक सवाल का आपकी ओर से बेबाकी से जवाब दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। आपका जन्म भी 23 मई 1980 को होता है। और ज़रा सोचिए, राजनीति में आपकी एंट्री होती है 2006 में और इन 20 सालों में जीवन कितना परिवर्तित हो गया है। और 45-46 साल के नितिन नवीन अब बड़े बड़ों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनौती बड़ी है। पश्चिम बंगाल में आपकी सियासत किस करवट बैठेगी? क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना कमल इस सत्ता के लिए खिला पाती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या स्थिति बनी रहेगी? हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।